ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधे सवाल और आज हमारे खास मेहमान हैं राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, आपसे एक और सवाल। आप बखूबी जानते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से सलाह किए बिना कोई फैसला नहीं करता, तो क्या ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ उससे पहले सोनिया गांधी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि सोनिया जी से कोई प्रधानमंत्री फैसला उनसे पूछ के करते हैं। ये नहीं, प्रधानमंत्री का अपना एक पद है, अपनी एक गरिमा है, वो उनके फैसले वही होते हैं जो कैबिनेट से लिए जाते हैं और कैबिनेट ही उत्तरदायी होती है पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा में, राज्यसभा में। और ये जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कोर ग्रुप में डिस्कस होती हैं और वो इसलिए होती है कि पार्टी का भी व्यू उसमें आ जाता है। पार्टी का व्यू आना चाहिए, लेकिन मैं ये भी आपको कहूँगा कि राहुल जी का जो ये कहना है उसमें कोर ग्रुप में होते तो शायद वो उसमें भी उठाते ये बात। तो मेरा अपना मानना है कि उनकी जो आवाज़ थी, उन्होंने कोई इसलिए नहीं कि ही वांटेड टू स्कोर पॉइंट, उन्होंने जो भी कहा एक आम आदमी की आवाज़ है और उन्होंने उसको अच्छे दमदार तरीके से कही बात। क्या अगले चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा होगा? उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? हमारी पार्टी का क्या स्टैंड? हमने तो ये करके दिखाया है। हमने लोकपाल बिल पास करवाया। हमने जहाँ जहाँ कहीं ऐसी स्थिति आई कि हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री या मंत्री या और लोगों पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल में भी गए हैं, इस्तीफे भी हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग ये भी देखते हैं कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। हिमाचल में हमारी सरकार आने में बीजेपी का जो भ्रष्टाचार था वो ज़्यादा प्रेवलेंट था, ज़्यादा बड़ा मुद्दा था लोगों की नज़रों में, वोटरों की नज़रों में। यही बात कर्नाटक में हुई, यही बात उत्तराखंड में हुई। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये कहना कि लेकिन केवल हम ही भ्रष्टाचारी नहीं है, बाकी भी है। नहीं, तो ये नहीं है कि उन्होंने तो एक्शन ही नहीं लिया। कांग्रेस ने तो एक्शन लिए हैं और कांग्रेस ने ये सबूत दिया है कि अगर हमारे भी कोई साथी हैं, हमारे इवन एलाइज हैं। आज डीएमके के 5 मंत्री हमारे को छोड़ के चले गए, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर ली। हमने तो ये भी रिस्क उठाया। कांग्रेस ने एक तो बात आप जरूर मानते होंगे, पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि भ्रष्टाचार को पनपने का मौका भी दिया, जिसमें एक मैं ज्वलंत उदाहरण दूंगा कोलगेट का। सब कुछ मालूम होते हुए भी ये सब क्यों हुआ? देखिए, ये किसने किसको मौका दिया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कोलगेट में भी पूरी जांच प्रक्रिया जारी है। और कुछ लोगों को तो आपने देखा, कितने लोगों के तो वो ब्लॉक कैंसिल भी हुए हैं। कईयों ने जो बिड दिया था अपनी पैसे नहीं जमा कराए, कईयों ने अपना प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। लेकिन उस वक्त की स्थिति को भांपें तो ये भी था कि हम अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे से इंपोर्ट जो होगा वो बहुत महंगा होगा और देश के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो बड़ा भारी भार पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को कहे बगैर नहीं रह सकता कि कोलगेट के अंदर अगर अनियमितताएं हुई हैं तो वो जो लोग हैं, जो आज इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे पूरा इल्म है कि उसके परिणाम जल्दी सामने आएंगे। और अगर किसी ने दोष किया होगा तो उसको, दोषी को, जैसे और केसेस चलते हो उनके खिलाफ भी केस चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये जाति के आधार पर जो टिकट दिया जाता है वो ज़्यादा खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो क्या उसे इस दिशा में पहल नहीं करनी चाहिए? कम से कम वो पहल करके देखे कि उसके नतीजे क्या आते हैं। मैंने ये नंबर एक बात तो ये नहीं कही कि जातीय आधार पर टिकट दिए जाते हैं। मैंने ये कहा कि आपने कहा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो इस तरह टिकट नहीं देती है? ये टिकट नहीं देती नहीं, यानी इस लाइन पे कौन सी पार्टी जो नहीं सोचती? नहीं सोचती, हाँ। सभी सोचते हैं। लेकिन
प्रजातंत्र में 51 और 49 का भी खेल है और उसके लिए कोई किसी को बख्शता नहीं। लेकिन कांग्रेस में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस ने एक बार नहीं अनेक बार ऐसे प्रयोग किए हैं कि जहाँ किसी पार्टी को और ख़ास तौर पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो बड़े शहर हैं वहाँ जाति पाति तो अपने आप ही ख़त्म हो सकती है। उसमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं कि कौन सी जाति का कैंडिडेट अच्छा होगा। ये समय है, जो जो मैंने कहा जब जब प्रजातंत्र परिपक्व होगा ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी। मैं तो अब भी दिल्ली में देखता हूँ, मेरे को मैरिज के इनविटेशन कार्ड आते हैं, आप हैरान होंगे, कम से कम 30% कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें इंटरकास्ट मैरिज होती हैं। तो ये अच्छे साइन हैं, हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एक दिन में ख़त्म नहीं होंगी। कई बार तो ऐसा लगता है इतनी शिक्षा आने के बाद भी हम उतने ही दकियानूस हैं जाति पाति के मामले में। तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अच्छी दिशा में जा रही हैं, ख़त्म होंगी। आप आरक्षण जाति के आधार पर उचित मानते हैं या आर्थिक आधार पर? आरक्षण जाति के आधार पे अगर ना हो तो आप ये मान के चलें कि जिन जातियों का सदियों सदियों शोषण होता रहा है उनको अगर आप आर्थिक आधार एक अलग बात है, सामाजिक जो आधार है उसको आज एक आदमी, एक गरीब का बेटा, एक शेड्यूल कास्ट का बेटा बड़ा अफसर बन जाता है। गांव में अब भी हमारी मानसिकता ये है कि वो अगर गांव के किसी बड़े आदमी से मिलने आएगा तो उसको ये तवक्को की जाएगी कि या तो ये खड़ा होकर ही बात करता रहे या उसके लिए अलग से कुर्सी ला के रख दे। तो ये मानसिकता ये आर्थिक आधार पे नहीं है, ये सामाजिक आधार पे ये मानसिकता है। और इसलिए मैं इसका पक्षधर हूँ कि आर्थिक आधार तो सेकेंडरी चीज़ है, जाति के आधार पर मिलना चाहिए। और मैं तो इस बात का शुरू से पक्षधर हूँ क्योंकि मुझे पता है जातीय आधार पे कितना शोषण हुआ है सदियों से। हरियाणा में जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हरियाणा में नहीं, जाट जाति को जहाँ जहाँ भी वो हैं, स्टेट्स में भी और केंद्र में भी मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि राजस्थान के जाट को तो ओबीसी मान लिया जाए, हरियाणा के वेस्टर्न यूपी के जाट को ना माना जाए, ऐसा ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि मैं इसको इससे भी कंपेयर करता हूँ कि जो एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट हैं, जिसमें मुख्यतः जाट या सिख जाट लगा लीजिए, वो एक ही चीज़ है। पंजाब में सिख जाट है, यहाँ जाट, यादव और गुजर और सैनी, सामाजिक तौर पे ये 4-5 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो जिनका आधार खेती बाड़ी है और सामाजिक तौर पे उनके जो लेवल है उनको उनके रिस्पेक्ट लेने का और रिस्पेक्ट देने का उसमें सामान्यता है। जब गुजर को ये आरक्षण मिल सकता है, जब यादव को ये आरक्षण मिल सकता है, तो जाट भी उसी कड़ी का हिस्सा है, उनको भी मिलना चाहिए। कहा यह जाता है कि जो सत्ता में रहते हैं, जो पूरा प्रदेश चलाते हैं, वो राजा है, तो राजा आरक्षण क्यों मांगे? अब देखिए, ये तो दलील कुछ नहीं। मायावती जी ने पिछले 3-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने शासन भी चलाया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि शेड्यूल कास्ट को आप ये कहेंगे कि भाई अब तो आपका राज बन गया इसलिए आपको हम आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण तो जातीय आधार पे इसलिए है कि उनका शोषण हुआ है और कोई ये नई बात नहीं है, सदियों तक होता रहा है। चलिए जातीय आधार पर भी मान लेते हैं, एक व्यक्ति आरक्षण लेकर के चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, फिर मंत्री बनता है, दूसरी बार मंत्री बनता है, तीसरी बार मंत्री बनता है, बच्चे भी आरक्षण के आधार पर टिकट पाते हैं, कब तक उनको आरक्षण मिले? देखिए, ये सही बात है आपकी। और जो ओबीसी के लिए आरक्षण तय हुआ था उसमें इस बिंदु पे बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी और अंत फैसला ये हुआ कि क्रीमी लेयर बनाई जाए और उस क्रीमी लेयर से ऊपर उस जाति के जो लोग होंगे उनको आरक्षण की ये सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए। ये सही बात है
और ये एप्लीकेबल होना ज़रूरी है, वरना तो जो नीचे की कतार में खड़े हैं, बेशक उसी जाति के हों, उनको तो कभी मौका नहीं मिलेगा। चौधरी साहब, आप हमारे सीधे सवाल कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे सवाल में आज हम बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेन सिंह से। आज सीधे सवाल में इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्स से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।